ऑलराइट गाइस, तो कल की क्लास में हमने लिबरलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उनके बीच में क्या अंतर है, उसके बारे में हमने बात की थी। आज की जो क्लास है बेसिकली इसमें हम जो सोशलिज्म के अंदर जो अलग अलग धाराएं हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं, उसका एक हम कह सकते हैं एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। और सोशलिज्म की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ हम सेशन की शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो जितने भी आप नाम देख रहे हैं, फेबियन फेबिनिज्म का मतलब फेबियन सोशलिज्म या गिल्ड सोशलिज्म या सिंडिकलिज्म या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आप कह सकते हैं, ये समाजवाद की जो धाराएं हैं उसकी मतलब समाजवाद के अंदर जो अलग अलग शाखाएं हैं उसकी धाराएं हैं, ये हैं। और इससे क्वेश्चन पूछा था जैसे कि फॉर एग्जांपल पीस, जैसे कि आप देखिए जो फेबियन सोशलिज्म है, फेबियन समाजवाद है, वो पीसफुल चेंज में यकीन रखता है। आप देखें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें, नेहरू को भी जो है फेबियन सोशलिस्ट माना जाता है कि वो एक फेबियन समाजवादी थे। और वो फेबियन सोशलिज्म क्या करता है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से मतलब कह सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो समाजवाद को लाना चाहता है, समाजवादी नीतियों को जो है एक अपनी कह सकते हैं पॉलिटी में, अपनी राज्य व्यवस्था में जो है शामिल करना चाहता है। और गिल्ड सोशलिज्म की हम बात करें, जो गिल्ड सोशलिज्म है वो इस बात को कहता है कि आमतौर पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, वो टेरिटोरियल बेस पे होता है। टेरिटोरियल का मतलब ये कि वो किसी एक क्षेत्र के, किसी एक एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उस पर्टिकुलर कह सकते हैं एरिया को या डिस्ट्रिक्ट को, या आप डिस्ट्रिक्ट को कह सकते हैं, या फिर किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो गिल्ड सोशलिज्म है ये के अकॉर्डिंग मतलब व्यवसाय के अनुसार जो है रिप्रेजेंटेशन की बात करता है कि जो है पार्लियामेंट में जो है जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब डॉक्टर्स के अलग रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ये आइडियोलॉजी ये मानती है एक्चुअली कि एक डॉक्टर सपोज कि जैसे कि मैंने कहा कि एक डॉक्टर्स का अलग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो ये आइडियोलॉजी ये मानती है कि डॉक्टर्स के जो इंटरेस्ट हैं या जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको एक डॉक्टर ही बेहतर तरीके से रख सकता है, एक कॉमन मैन, एक ले मैन जो है नहीं रख सकता। तो इसीलिए जो है ये प्रोफेशनल ग्राउंड पे जो है रिप्रेजेंटेशन की वो बात करते हैं। और सिंडिकलिज्म जिसका जिसको हिंदी में श्रमिक संघवाद कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रमिक संघवाद। ये जो विचारधारा है एक तरह से ये पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन में, पीसफुल चेंज में यकीन नहीं रखती। हालांकि ये जो आइडियोलॉजी है वो मार्क्सिज्म से बिल्कुल अलग है। मार्क्स के जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ है, उसके उसके सारी आइडियाज़, उनके सारे विचारों को जो है एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो एक एलिमेंट है क्लास स्ट्रगल और रिवॉल्यूशन का, उसको ये मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि ट्रेड यूनियन के ज़रिए से और रिवॉल्यूशन के ज़रिए से जो है हम जो है सोसाइटी में जो है सोशलिज्म को, समाजवाद को जो है स्थापित कर सकते हैं। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है कि एक ऐसा सोशलिज्म है जो रेडिकल चेंज में यकीन नहीं रखता है। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें एग्जाम में तो इस बात का आप ख्याल रखें कि ये जो नोट लिखा हुआ है ना, इस नोट पे आपको हमेशा फोकस करना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये पीसफुल तरीके से सोशलिज्म को लाने की बात करता है। आप देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप अगर डेवलपमेंट देखें जो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है, फिर आप देखिए बहुत से उसमें एक्ट्स आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लास्ट में, जो सबसे लास्ट में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर आप देखिए 1947 में, और अल्टीमेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जो चीज़ें अपनी पॉलिटी में जो है अडॉप्ट की वो एक पीसफुल तरीके से जो है हमने अडॉप्ट की। और इस पे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कि नेहरू का था। और इन्होंने फिर जो है इंडियन इकोनॉमी में मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। वो दोनों चीज़ों से वाकिफ़ थे कि मतलब जो है हम पूरी तरीके से कैपिटलिज्म को जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, या पूरी तरीके से जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको नहीं अडॉप्ट कर सकते, बल्कि उन्होंने एक बीच का रास्ता चुना। जैसे कि आप देखें इंटरनेशनल स्फीयर में देखें, उन्होंने जो है नैम का जो है नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट अपनाया। ठीक इसी तरीके से जो है उन्होंने एक बीच के रास्ते को अडॉप्ट किया। तो ये चीज़ें जो इसके वेरिएशंस हैं इनको समझना ज़रूरी है, अदरवाइज क्लास एग्ज़ाम में आपके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मुश्किल होगा। और इन केस जब कभी आप किसी क्लास को पढ़ाएंगे, अभी आप मास्टर्स कर रहे होंगे, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे, आप कहीं रिसर्च कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें आपके सामने आनी हैं। आप बेसिकली आपका
आप एकेडमिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, इन फ्यूचर आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट की जो बारीकियाँ हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम यूटोपियन सोशलिज्म को डिस्कस करेंगे और फिर साइंटिफिक सोशलिज्म को। और देखिए, मैंने एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें मैंने ये बताया है कि किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, पॉलिटिकल ट्रेडिशन को जब आप किसी विचारधारा को पढ़ें तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या वो कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं उनको ध्यान में रखना है। और उन सारे एस्पेक्ट को मैंने इंक्लूड किया, जैसे कि उस आइडियोलॉजी के फाउंडर कौन है, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब कि वो किस पर्टिकुलर टाइम में वो आइडियोलॉजी इमर्ज हुई है, उसके पीछे कारण क्या था उसका इमरजेंस का, उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए एग्जाम में एक तरीके से और भी क्वेश्चन होता है कि आपको 4-5 आइडियोलॉजीज के नाम दे दिए जाएंगे, लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, और फिर आपसे कह दिया जाएगा कि इन सारी आइडियोलॉजीज को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालक्रम के अनुसार आप इनको व्यवस्थित करिए। तो उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। फिर जो अगला है कि उस थ्योरी का जो बेसिस है वो क्या है, उस थ्योरी का जो आधार है, फाउंडेशन है, वो क्या है, और वो उस थ्योरी का बेसिकली एम क्या है, वो करना क्या चाहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मार्क्सिज्म की हम बात करें, मार्क्सिज्म का क्या उद्देश्य है। मार्क्सिज्म का उद्देश्य ये है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर वो कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहता है, और एक ऐसी सोसाइटी की को इस्टेब्लिश करना चाहता है जो इगलिटेरियन हो, जहाँ पे कोई अलग से और क्लासेस एग्जिस्ट ना करती हों। इवन कम्युनिज्म में तो स्टेट भी, जब कम्युनिज्म अपने एडवांस फॉर्म में पहुंचेगा, एडवांस इन द सेंस कि जब डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट खत्म होगी और जब कम्युनिज्म आएगा तो स्टेट स्टेट विल विदर अवे, क्या होगा, स्टेट भी समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा जब भी आप खासतौर पे जो सोशलिज्म है या मार्क्सिज्म की जो स्टैंड्स हैं उसको जब आप पढ़ें तो उसमें जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो इस बात का है कि वो सोसाइटी में चेंज किस तरीके से लाना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क्सिज्म है, वो भी जो है रिवॉल्यूशन के ज़रिए से, वायलेंस के ज़रिए से जो है चेंज लाना चाहता है। लेकिन एक तरफ फेबियन सोशलिज्म है, वो जो है पीसफुल तरीके से जो है चेंज को लाना चाहता है। तो चेंज को कैसे लाना है सोसाइटी में, सोसाइटी को कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, ये भी फैक्टर्स मायने रखते हैं। और उसके अलावा उस आइडियोलॉजी के अंदर, खासतौर पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में, जो वर्किंग क्लास है उसका क्या रोल होगा। और इसके अलावा जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि बेसिकली आप देखें कि ये जो समाजवाद है, जो सोशलिज्म है, एक आर्थिक दर्शन है, इकोनॉमिक फिलॉसफी है। तो इकोनॉमिक फिलॉसफी में आप खासतौर पे बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी में स्पेशली जो है एक तो जो जो कॉमन प्रॉपर्टी है और दूसरी तरफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी प्रॉपर्टी को कैसे देखती है, या अगर इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के ज़रिए से जो है इंडिविजुअल का, वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उस एक्सप्लॉयटेशन को रिमूव करने के लिए ये आइडियोलॉजी कौन से ट्रैक को जो है फॉलो करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उसका गोल क्या है, उसका इन्फ्लुएंस क्या रहा, बाद की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, बाद का जो चिंतन है, उस पर क्या उसका असर रहा, ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और एक चीज़ यहाँ भी और ऐड ऑन मैं करना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें आपको किसी एक पर्टिकुलर किताब में नहीं मिलेगी। मैंने आज कम से कम इस कह सकते हैं इस टेबल को डिज़ाइन करने के लिए मोर देन 10 बुक्स को मैंने कंसल्ट किया, ताकि मैं जो है चीज़ों को एक फ्रेम में जो है आपके सामने रख सकूँ। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूटोपियन सोशलिज्म और साइंटिफिक सोशलिज्म, इसमें क्या फंडामेंटल डिफरेंस है। जो यूटोपियन सोशलिज्म की अगर बात करें, जो इसके फाउंडर्स हैं, मतलब फाउंडर का मतलब क्या, कि वो थिंकर्स जिन्होंने इस आइडियोलॉजी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया, उनका योगदान है। तो जैसे कि आप देखें कि रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फ्यूरियर, हेनरी डी साइमन, हाँ, और भी कुछ थिंकर्स हैं जैसे कि आप जी बी शाह का नाम, मतलब बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने इस आइडियोलॉजी के जो है डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। और ये जो अर्ली सोशलिस्ट थिंकर हैं, इनको आमतौर पे तो सोशलिस्ट थिंकर हम कहते हैं, लेकिन मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो है इनको काल्पनिक समाजवादी कहा गया है। क्या कहा गया है, मतलब ये एक ऐसे विचारक हैं जो मतलब एक कंक्रीट आइडियोलॉजी या कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करें, बल्कि जो है ये ऊपर ऊपर की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और आप अगर कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी को, उनके दर्शन को अगर आप देखेंगे, तो जब वो कार्ल मार्क्स अपनी वाइफ जेनी के लिए कविताएं लिख रहे हो थे, जब उनके
उनके जो है प्रेम में, उनके प्यार में जो है वो अच्छे-अच्छे स्टैन्ज़ा लिख रहे थे, तब भी उनको ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि कैपिटलिज़्म में जो है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है, कैपिटलिस्ट स्टेट में क्या है कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो एथिकल ग्राउंड पे, मॉरलिटी के बेस पे जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो अगर इस तरीके से अगर हम बात करें तो वो भी, वहाँ भी हमें मार्क्स की भी आइडियोलॉजी में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन फिर हम बाद में देखते हैं कि मार्क्स के जो आइडियोलॉजी, जब जब वो पॉलिटिकल इकोनॉमी उनकी एक बुक है, जब ये पब्लिश होती है, तो वहाँ से फिर एक देखते हैं कि उनके आइडियाज़ में एक तरह से मैच्योरिटी आती है। और इसी वजह से जो है कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म कहा जाता है। तो हाँ, यूटोपियन जो काल्पनिक समाजवाद है, जो इसके कंट्रीब्यूटर, मतलब इसके डेवलपमेंट में किसने योगदान दिया है? रॉबर्ट ओवेन ने, चार्ल्स फ्यूरियर ने, हेनरी डी साइमन। और साइंटिफिक की अगर बात करें साइंटिफिक सोशलिज्म की, जो वैज्ञानिक समाजवाद है, उसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का कंट्रीब्यूशन है, एंटोनियो ग्राम्स्की का कंट्रीब्यूशन है। और फिर अगर आप देखें जो कंटेम्प्रेरी जो थिंकर्स हैं, जैसे कि आप देखें लेनिन को और माओ को देखें, इन्होंने भी जो है मार्क्सिज्म को डेवलप किया, उसमें कंट्रीब्यूट किया है। आप देखें लेनिन ने क्या किया है कि कैपिटलिज्म में और इंपीरियलिज्म में क्या कनेक्शन है, इसको बताने की कोशिश की है। एंटोनियो ग्राम्स्की ने हेजेमनी के ज़रिए से बताया कि जो सिविल सोसाइटी है वो कैसे जो है हमारे माइंडसेट को कंट्रोल करता है। तो जब आप आइडियोलॉजी की बात करेंगे, तो आप इस बात पे ज़रूर फोकस करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर थिंकर पे नहीं देखना है आपको फोकस करना है, बल्कि उन सारे थिंकर्स को देखना है जिन्होंने इस आइडियोलॉजी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो ये आइडियोलॉजी कब इमर्ज होती है, इसका विकास, उद्भव कब होता है? 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में होता है। किसके खिलाफ? एज ए रिस्पॉन्स टू हार्श कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब देखिए ये कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म आया कैसे? पहले तो जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी। अब जैसे-जैसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुई, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो फिर क्या हुआ कि वैज्ञानिक, कह सकते हैं कि एक तरह से तकनीकी तौर पे, या कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति हुई। और जब औद्योगिक क्रांति हुई तो जो वर्कर्स थे वो अपने खेती-बाड़ी के काम को छोड़ कर के वो शहरों में शिफ्ट होने लगे। और फिर क्या कि उन्हें एक ऐसी कंडीशन में काम करना पड़ा था कि जो उनके लिए एक तरह से वल्नरेबल थी, जो अच्छी नहीं थी, जिससे उनके माइंड, उनके मेंटल हेल्थ पे, उनके फिजिकल हेल्थ पे एक बुरा असर डाल रही थी। तो ये चीज़, इन चीज़ों को ये थिंकर्स जो है ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। और अगर बात करें मार्क्सिज्म की, अगर बात करें तो ये देखिए शुरुआती दौर की यहाँ पे बात हो रही है, अर्ली को थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या कि मिड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी की अगर बात करें 1850 के बाद, 1848 के आसपास में जो है आप देखें कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है पब्लिश होती है कार्ल मार्क्स की। तो इसके बाद से देखें एक तरह से साइंटिफिक जो साइंटिफिक सोशलिज्म है उसका इवोल्यूशन होता है। तो कॉन्टेक्स्ट भी आपको रखना है कि ये मतलब किस पर्टिकुलर सेंचुरी से, किस टाइम फ्रेम से जो है ये आइडियोलॉजी बिलोंग करती है, तभी तो आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। और बेसिस ऑफ थ्योरी, इस थ्योरी का, सिद्धांत का आधार क्या है? इसका आधार ये है कि ये किस पे आधारित है? ये आइडियलिस्टिक और मॉरल प्रिंसिपल पर। मैंने कहा ना कि जो शुरुआत की जो थिंकर्स थे वो नैतिकता के आधार पर, आदर्शवाद के आधार पर जो है, नैतिकतावादी सिद्धांतों के आधार पर जो है कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और जो साइंटिफिक सोशलिज्म है वो कह सकते हैं कि कैसे ओवरऑल हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें मैटर को, इकोनॉमी को एक फैक्टर के तौर पे कार्ल मार्क्स उसके सेंटर में रखते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर को। और फिर वो इतिहास की जो है भौतिकतावादी जो है मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन करते हैं, और उसी इंटरप्रिटेशन पे जो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की कॉन्सेप्ट पे जो है अपनी थ्योरी को बेस करते हैं। तो वन ऑफ द डिफाइनिंग जो प्रिंसिपल है मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। और देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि सोशलिज्म में ऑलमोस्ट जितनी भी उसकी स्ट्रैंड्स हैं वो कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो ये चाहे यूटोपियन सोशलिज्म हो, अर्ली सोशलिज्म हो, या साइंटिफिक सोशलिज्म, दोनों जो है इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू का आपको कॉन्सेप्ट दिया, और आपने देखिए वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, आप नोट कर लीजिए एग्जाम में,
कई बार पूछा गया है, प्लेबियन एंड पैट्रिशियन। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर मानव इतिहास को अगर हम देखें, तो मानव इतिहास कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, दो वर्गों का संघर्ष है। मतलब इसमें क्या है कि एक वर्ग जो है क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, कम्पीट कर रहा है क्या, कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उस पर कैसे वो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर ले, और इसके लिए क्या कर रहा है कि वो एक दूसरे क्लास का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को मार्क्स ने डिफाइन की कि कैसे कैसे जो है, जब मोड ऑफ प्रोडक्शन बेस की वो बात करते हैं ना, जिसकी मार्क्स की थ्योरी में आप बेस और स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो कहते हैं जब बेस में चेंज आता है तो स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। जो बेस का मतलब क्या, बेस का मतलब है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के जो साधन हैं, जब उसमें परिवर्तन होता है, जब बेस में चेंजेस आते हैं, जो है स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। जब आधार बदलता है तो जो अधिसंरचना है वो भी बदलती है। और स्टेट का जो फॉर्म है, जो फ्यूडल से जो है कैपिटलिस्ट होता है। और इसमें हम देखते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वो एक कह सकते हैं कि एक कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण होता है। और वो कंट्राडिक्शन की बात करते हैं कि मतलब जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो प्लेबियन हो, चाहे पैट्रिशियन हो, प्रोलिटेरिएट हो, या फिर जो बुर्जुआजी क्लास हो, मतलब जितने भी वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, कैपिटलिस्ट है और वर्कर्स हैं, इनके जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में इतना मतलब इतना कंट्राडिक्टरी हैं कि ये एक साथ को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। और इस कंट्राडिक्शन को जो है कैसे वो हटाना है, कैसे रिमूव करना है, इसके लिए वो चेंज की जब बात करते हैं, तो मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम देखते हैं कि वो रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, कि रिवॉल्यूशनरी चेंज के बारे में वो बात करते हैं। जैसे कि उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्लास स्ट्रगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो रिवॉल्यूशन के ज़रिए से जो है चेंज लाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो बुर्जुआजी क्लास है, जो पूंजीपति वर्ग है, वो उत्पादन के साधनों पर अपना कंट्रोल यूं ही नहीं छोड़ेगा, और यूं ही जो है एक्सप्लॉयटेशन को कम नहीं करेगा, या सरप्लस वैल्यू में आपको शेयर नहीं देगा। इसके लिए जो वर्कर्स हैं उनको जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन लानी पड़ेगी। और वो कहते हैं कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एंड यू विल लूज योर साइकिल्स, कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। और जबकि जो अर्ली मार्क्सिस्ट थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी या उनकी फिलॉसफी थी वो क्रूड थी, मतलब मेच्योर नहीं थी, अधपकी हुई थी, कच्ची थी। तो वो क्या करते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, किसके बारे में, कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ के बारे में। मतलब ऐसी समुदाय की हम स्थापना करें जो कोऑपरेटिव हों, और जो ग्रेजुअल रिफॉर्म के ज़रिए से जो है सामूहिक जो है कह सकते हैं, मतलब सामूहिक जो समितियां हों, और ग्रेजुअल रिफॉर्म का मतलब क्या कि वो धीरे धीरे परिवर्तन लाना चाहते हैं, पीसफुल चेंज लाना चाहते हैं। और अगले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, कि देखिए चेंज तो यूं ही नहीं आएगा। जैसे कि अगर आप देखें लेनिन की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखें, तो वहाँ पे कहते हैं कि चेंज जो कैसे आएगा, लेनिन की अगर हम बात करें, तो लेनिन कहते हैं कि इसके लिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो वैंग गार्ड है, वो रिवॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन जो शुरुआती दौर के जो आप कह सकते हैं समाजवादी विचारक हैं, वो कहते हैं, वो इस बात पे बात ही नहीं कर पाते कि ये चेंज आएगा कैसे, जो एजेंट ऑफ चेंज होगा, जो परिवर्तन का जो कारक होगा परिवर्तन का, वो कौन होगा। जबकि आप मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी, वैनगार्ड जिसकी हम बात करते हैं, वो जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, वो एक तरीके से जो है लीड करेगा, वो परिवर्तन को लाएगा। और अगर बात करें प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप देखिए अच्छा गांधी की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो गांधी का राजनीतिक दर्शन है, उसमें भी देखिए गांधी भले ही जो है आप देखें ब्रिटिश शासन को जो है, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो भी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को उस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर पाते हैं जिस तरह से जो है कार्ल मार्क्स करते हैं। और आप देखिए उनका जो है, आप एक सिद्धांत है, क्या नाम है उसका, वो बात करते हैं ट्रस्टीशिप का, जो उनका कॉन्सेप्ट है, तो ट्रस्ट बनाने के लिए वो बात करते हैं। लेकिन इसी तरह आप देखें जो जो अर्ली या कह सकते हैं जो यूरोपियन मार्क्सवाद समाजवादी हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है रिप्लेस करना चाहते हैं, किसके सामने, कैसे, कम्युनल ओनरशिप होनी चाहिए, मतलब पूरे एक समुदाय का जो है उस पर जो है कंट्रोल होना चाहिए। और साथ साथ कॉपरेशन की वो बात करते हैं। मतलब ये ऐसे आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटिकल, आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखें, तो आप देखें जो लिबरल्स हैं वो कैसे चेंज लाना चाहते हैं, वो कॉपरेशन के ज़रिए से ब्रिटिश हुकूमत को लेटर्स लिख रहे हैं, लव लेटर, मतलब
कई लोग तो उन्होंने कहा कि भाई जो अर्ली लिबरल्स थे उन्होंने लव लेटर लिखने के अलावा और कुछ नहीं किया अंग्रेज़ों को। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें नहीं जाना है, फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं बिना टाइम को स्पॉइल किए हुए। तो वो कॉपरेशन की बात करते हैं और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इनके जो इंटरेस्ट हैं वर्किंग क्लास के, वो इतने वर्किंग क्लास के और कैपिटलिस्ट क्लास के, पूंजीपति और श्रमिक के, वो आपस में कंट्राडिक्टरी हैं, उनमें कोई रिकॉन्सिलिएशन, कोई सामंजस्य नहीं हो सकता। तो इसलिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं। और जो उत्पादन के साधन है, जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है, उस पे जो है कलेक्टिव ओनरशिप को जो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो रिप्लेस करना चाहते हैं, और ये क्या कि ये जो आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म, इसको जो है रिमूव करना चाहती है पूरी तरीके से। तो इस तरह से ये फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। और स्टेट का रोल कैसा होगा? जो काल्पनिक समाजवादी हैं वो कहते हैं कि स्टेट को रिमूव करने की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट क्या है कि एक यंत्र के तौर पे, एक टूल के तौर पे काम करेगा। इसका काम ये होगा कि वो जो सुधार हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, उसको वो इम्प्लीमेंट करे, उसको लागू करे और एक आदर्श समुदाय को, आइडियल कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करें। जबकि आप देखें जो साइंटिफिक सोशलिज्म है, जो मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद है, उसमें हम देखते हैं कि स्टेट को वो एक टूल मानते हैं। कैसा? आमतौर पे आप जो है अगर मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट को पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे कि जो मार्क्स के फ्रेंड है फ्रेडरिक एंगल्स, वो एक ऐसी कम्युनिटी के तौर पे, एक ऐसे टूल के तौर पे उसको, स्टेट को डिफाइन करते हैं जिस पे जो है पूंजीपति क्लास का जो है कंट्रोल है, और वो उसके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, और उसके ज़रिए से जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, शोषण कर रहा है। और ये शोषण क्यों कर रहा है? उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके। और हम देखते हैं कि साइंटिफिक सोशलिज्म में, वैज्ञानिक समाजवाद में क्या होता है कि अल्टीमेटली क्या है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी रिमूव करने की बात कर रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ में क्या है कि स्टेट को, मतलब जब कह सकते हैं जब कम्युनिज्म अपने पीक लेवल पे पहुंचेगा, चरम अवस्था पे, हाईएस्ट जो उसकी स्टेज है उस पे पहुंचेगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो है स्टेट जो है विदर अवे हो जाएगा। स्टेट क्या है? विदर अवे मतलब क्या कि स्टेट उड़ जाएगा, मुरझा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। और गोल की अगर हम बात करें, ये जो आइडियोलॉजी है कैसे, क्या मतलब कम्युनिटीज को इस्टेब्लिश करना चाहती है कॉपरेशन की, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस, ये तो चीज़ें हो गई हैं। अब इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो काल्पनिक समाजवादी थे, उनकी आइडियोलॉजीज में, वो चूंकि आइडियोलॉजीज अपने आप में क्रूड थी, अधपकी थी, कच्ची थी, उतना कंक्रीट नहीं थी, तो इसलिए उसका कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ पॉलिटिकल फिलॉसफी में, या बाद में जो घटनाएं हुई इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में, जो घटनाएं, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि जो साइंटिफिक सोशलिज्म की जो थ्योरीज थी, उसका काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस हुआ। 1917 में हम देखते हैं कि रसिया में, और 1949 में जो है चाइना में जो है कम्युनिस्ट क्रांतियाँ हुई। तो ये जो साइंटिफिक सोशलिज्म था, इसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। और अगर हम बात करें फैबियन सोशलिज्म की, अगर बात करें, एक मिनट, थोड़ा सा इसको रीसेट करना पड़ेगा। और ठीक इसी तरह से हमने इस आइडियोलॉजी को जो है ऑर्गेनाइज किया है। और अगर आप यहाँ पे देखें एस्पेक्ट की बात करें, पहलू, इसमें किन किन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जो फैबियन सोशलिज्म है, किसकी बात करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ग्रेजुअल चेंज के बारे में बात करता है। क्या कि उससे मतलब जो परिवर्तन वो लाएंगे, वो ग्रेजुअली लाएंगे। कैसे? धीरे धीरे लाएंगे, रिफॉर्म के ज़रिए से, सोशलिस्ट समाजवादी क्रांति मतलब मूवमेंट के ज़रिए से। और ये कैसे होगा? डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए से, मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ज़रिए से। आप जो है बैलेट सिस्टम का प्रयोग करके जो है पावर को जो है चेंज करेंगे, उसमें परिवर्तन लाएंगे। और वहाँ पे स्टेट क्या करेगा कि इंटरवेंशन, और जो स्टेट इंटरवेंशन होगा, मतलब क्या कि स्टेट इंटरवीन करेगा लोगों के वेलफेयर के काम करने के लिए। और ये जो जिसको सिंडिकलिज्म, इसको हिंदी में जो है श्रमिक संघवाद कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में कि एक तरह से एक रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, जो कह सकते हैं कि स्टेट के अगेंस्ट है, क्रांति में बिलीव करती है। डायरेक्ट एक्शन के ज़रिए से जो है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके ज़रिए से वो काम करना चाहती है। और इसमें ट्रेड यूनियंस का, सिंडिकेट्स का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और गिल्ड सोशलिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिप्रेजेंटेशन जो देना चाहती है, किसके ज़रिए से? व्यवसाय के ज़रिए से। जो ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है
वो रिप्रेजेंटेशन देना चाहती है, और ये भी अपने आप में एक सोशल मूवमेंट की तरह जो है, मतलब क्या कि अपने आप एक सोशल मूवमेंट है। किन चीज़ों को प्रमोट करता है ये, कि यहाँ कंट्रोल्ड डिसेंट्रलाइज्ड गिल्ड, मतलब ये गिल्ड सोशलिज्म में देखिए दो चीज़ें हैं। यहाँ पे जो कुछ करे चीज़ें करेंगी वो गिल्ड करेंगी, मतलब एक तरह से समूह होगा श्रमिकों का। और यहाँ पे एक थिंकर की बात की जाती है, आपने जीडीएच कोल का नाम सुना होगा। और जब भी गिल्ड से सोशलिज्म का नाम आए तो आपके माइंड में, आपके ज़ुबान पे जो है जीडीएच कोल का नाम आना चाहिए। जब श्रमिक संघवाद की बात आए तो जॉर्ज सोरेल का नाम आपके फौरन स्ट्राइक करना चाहिए, जॉर्ज सोरेल। देखिए, जितनी भी आइडियोलॉजीज होती हैं, जितनी भी विचारधाराएं होती हैं, उनके कंट्रीब्यूशन में, उनके योगदान में किसी एक पर्टिकुलर थिंकर का, मतलब एक आइडियोलॉजी के कंट्रीब्यूशन में बहुत से थिंकर्स का रोल हो सकता है। बट जो है एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने में या उसको आर्टिकुलेट करने में, उसकी स्पष्ट व्याख्या करने में सिर्फ एक ही थिंकर होते हैं, जैसे कि आप मार्क्सिज्म में आप मार्क्स को देख सकते हैं। तो अलग अलग आइडियोलॉजी में अलग अलग थिंकर्स की बात, तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं। अगर बात करें कि किस पीरियड में इस आइडियोलॉजीज का, इन विचारधाराओं का विकास हुआ, तो जो कह सकते हैं जो फेबियन सोशलिज्म है, हाँ, इसका विकास कब हुआ, 19वीं सेंचुरी के अंत में और 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में। और ठीक ऐसी इसी सेम पीरियड में जो है इस आइडियोलॉजी का, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फेबियन सोशलिज्म है इसका विकास इंग्लैंड में हुआ। और ये जो गिल्ड सोशलिज्म आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे गिल्ड सोशलिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट सॉरी, श्रमिक संघवाद, इसका जो विकास कहाँ हुआ, ये फ्रांस में हुआ। और गिल्ड सोशलिज्म भी जो है ये इसका जो विकास हुआ इंग्लैंड में, ये भी इसका भी विकास जो है इंग्लैंड में हुआ है। और अगर बात करें ये जो फेबियन सोशलिज्म है, ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली हम किसके बारे में बात करें, तीन जो समाजवाद की जो धाराएं हैं, जो स्ट्रैंड्स है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं फेबियन सोशलिज्म की, सिंडिकलिज्म यानी श्रमिक संघवाद की, और गिल्ड सोशलिज्म की। और अगर फेबियन सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो सिडनी वेब ने जो है, सिडनी वेब और बैटरिस वेब, इन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया, जॉर्ज बर्नार्ड सा। जॉर्ज बर्नार्ड सा को तो हम इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ते हैं। और मैंने अभी आपको जॉर्ज सॉरेल का नाम बताया। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जो श्रमिक संघवाद के विकास में उन्होंने योगदान दिया। और मैंने आपको जब भी अभी भी बताया कि जब भी आप गिल्ड सोशलिज्म की बात करेंगे, जब भी आप गिल्ड सोशलिज्म की बात करेंगे, तो आपके माइंड में जीडीएच कोल का नाम फौरन आना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में जो है 2012 में क्वेश्चन था, फिर 2009 में क्वेश्चन था, फिर अभी आप देखिए हाल फिलहाल में 2019 में जो एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन था गिल्ड सोशलिज्म से। और बुक्स की बात करें कि किस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के डेवलपमेंट में जो है किस बुक का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उसका योगदान रहा है, तो फेबियन इससे इन सोशलिज्म जो 1889 में पब्लिश हुई थी, ये कलेक्टिव, मतलब एक तरह से ये जो बुक है ये निबंधों का या ऐसे का कलेक्शन है जिसको इन्हीं थिंकर्स ने मिलकर के लिखा है। सिडनी वेब और बैट्रिक्स वेब का आप नाम देख रहे हैं ना, सिडनी वेब और बैट्रिक्स वेब, तो इन्होंने जो है इस आइडियोलॉजी, मतलब इस बुक को लिखा है, इसमें इन्होंने अपने अपने आर्ग्यूमेंट दिए हैं। और जॉर्ज सॉरेल की जो बुक है, रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस, ठीक है ना, जो गिल्ड जो सिंडिकलिज्म है, श्रमिक संघवाद है, वो क्रांति के जरिए से जो है स्थापना करना चाहता है समाजवाद की। और गिल्ड सोशलिज्म में जो है जीडीएच कॉल हैं, उनकी बुक है गिल्ड सोशलिज्म रीस्टेटेड, जो 1920 में पब्लिश हुई थी। और इस बुक में जो है अपने प्रिंसिपल्स को, खासतौर पे जो गिल्ड सोशलिज्म के जो प्रिंसिपल्स है उसको वो डिफाइन करते हैं। तो आई थिंक आज की क्लास में इतना ही। हमने जो है इस क्वेश्चन को देखा था, जो क्वेश्चन था। और अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे जो जून 2021 में पूछा गया था। तो ये आपके लिए आसान होगा, क्यों, कि अभी मैंने आपको बताया कि जो गिल्ड सोशलिज्म है ये क्या करता है, ये पीसफुल चेंज में यकीन रखता है, शांति शांति के माध्यम से, शांतिपूर्वक तरीकों से जो है वो समाजवाद को स्थापित करना चाहता है। और गिल्ड सोशलिज्म क्या करता है, गिल्ड सोशलिज्म जो है वो चाहता है कि जो रिप्रेजेंटेशन हो, जो प्रतिनिधित्व हो लोकसभा में, पार्लियामेंट में, वो व्यवसाय के आधार पर हो। और गिल्ड्स के जरिए से जो है, श्रमिक संघ के जरिए से जो है समाजवाद की स्थापना करना चाहता है।
और सिंडिकलिज्म चूँकि एक तरह से एक रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, ये ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो है समाजवाद को स्थापना करना चाहता है। और ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो जो बात करने का लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये रेडिकल चेंज के ज़रिए से नहीं, बल्कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है समाजवाद को स्थापित करना चाहता है। तो आई थिंक आज की क्लास में इतना ही। अगर किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई